नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस क्लास में हम बीए द्वितीय सेमेस्टर मानव भूगोल के जो होने वाली सेमेस्टर परीक्षाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। इससे पहले हम जो बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की क्लासें हैं उनको अपलोड कर दिए हैं। आज इस क्लास में हम बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं। अगर यह क्लास आपको पसंद आती है तो इस क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे कि हम आगे की क्लासें अपलोड करते रहें। ये क्लास किसी भी विश्वविद्यालय में जो बीए भूगोल की परीक्षा द्वितीय सेमेस्टर के होने वाली एमसीक्यू माध्यम यानी बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से होंगी परीक्षाएं, उन सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन टू आंसर देखेंगे और जो कोई भी क्वेश्चन होगा चर्चा वाली, उस पर हम चर्चा भी करेंगे। ये क्लास 25 या 30 मिनट की होगी। आप लोग धैर्य बनाकर देखें इसको, और अगर कोई त्रुटि या अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम उसका जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव ने कृषि करना सीख लिया था। तो मानव ने कृषि करना किस युग में सीखा था? तो मानव ने जो कृषि करना सीख लिया था तो वो है नव प्रस्तर काल यानी नव पाषाण काल में। इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, नव प्रस्तर काल में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा नंबर, नगरीय बस्तियों की वृद्धि हुई है तो किसमें वृद्धि हुई है? निर्माण अवस्था में। इसका जो राइट आंसर है वो घ है यानी डी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम निम्न में से कौन सा है? तो प्राचीन जो उद्यम है यानी व्यवसाय जो है वो शिकार करना है। कृषि करना तो बाद में आया नव प्रस्तर युग में, और जो शिकार है वो प्राचीन काल से किया जा रहा है। मानव ने पहले शिकार करना ही सीखा था, उसके बाद में कृषि करना सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस क्लास में लगभग 100 क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह क्लास समझ में आती है या ये क्लास जो है वो आपके फ़ायदे में योगदान देती है तो हमें ज़रूर सपोर्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देरी करते ना हुए। चौथा क्वेश्चन है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में भोजन संग्रहण या संचय मुख्यतः प्राप्त होता है, किससे होता है? पशुओं से। यानी उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ पर जो विषुवत रेखा से उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री वाले क्षेत्रों में, तो वहाँ पर जो भोजन संग्रहण का एवं संचय का मुख्य साधन कौन सा है? तो पशुओं से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व में सबसे चतुर शिकारी निम्न में से किसे माना जाता है? तो विश्व में सबसे चतुर शिकारी एस्किमो को माना जाता है, जो उच्च अक्षांश में पाए जाते हैं। अलास्का, कनाडा और रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके जो एस्किमो जनजातियां होती हैं, इनके शिकार करने के जो हथियार होते हैं उसे हार्पून कहते हैं। इनके नाव होता है उनको कयाक कहते हैं, और जो इनके गाड़ी खींचते हैं वो स्लेज गाड़ी है जिसे रेंडियर कुत्ते खींचते हैं उसको। तो ये एस्किमो जनजाति की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, औद्योगिक दृष्टि से निम्न में से कौन से वन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? तो कोड़धारी वन है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी लकड़ियाँ जो होती हैं वो अत्यधिक मजबूत एवं टिकाऊ होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, निम्न में से किस कटिबंध में मछली पकड़ने का कार्य सर्वाधिक होता है? तो शीतोष्ण कटिबंध में मछली पकड़ने का कार्य जो होता है वो सर्वाधिक होता है, क्योंकि जो ठंडी गर्म जलधाराएं होती हैं वहाँ मछली उत्पादन के लिए अच्छी परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो 7 का जो राइट आंसर है वो खा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्माण उद्योग में निम्न में से किस प्रकार का व्यवसाय है जो निर्माण? वो है द्वितीय
द्वितीय व्यवसाय माना जाता है। प्राथमिक व्यवसाय में माना जाता है कृषि करना, उसका द्वितीय व्यवसाय है उसका निर्माण करना, उससे वस्तुएं प्राप्त करना। जैसे प्रथम व्यवसाय में जैसे हमने पशुपालन किया, उससे हम दूध निकाले, फिर उसका हम प्रोडक्ट जैसे पनीर और क्रीम जैसे निकालते हैं, तो द्वितीयक में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भूदृश्य सांस्कृतिक भूदृश्य है? तो जो नगर है वो सांस्कृतिक भूदृश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, नगला या पल्ली निम्न में से किस भूदृश्य में शामिल हैं? तो वो है सांस्कृतिक भूदृश्य में। 10वें का जो राइट आंसर है वो का है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व में प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश कितने हैं? तो विश्व में प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश जो हैं वो 6 हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जापान एवं कोरिया की संस्कृति पर निम्न में से किस देश का संस्कृति का अधिक प्रभाव पड़ा है? तो ये चाइना का अधिक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ये चाइना के पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो हमें भी सपोर्ट करिए, जिससे हम आगे की क्लासें लाते रहें और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाते रहें, जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सके। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए हमको भी। 32 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, मॉरिशस एवं फिजी जैसे द्वीपों में भारतीयों का स्थानांतरण बृहद पैमाने पर किन देशों में हुआ है? तो बिहार किन इसमें देशों नहीं होना प्रदेशों, किन प्रदेशों से हुआ है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का स्थानांतरण हुआ है मॉरिशस और फिजी जैसे देशों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन, अधिवास भूगोल के अध्ययन में अनुवांशिक उपागम के प्रेषक थे। तो जो अनुवांशिक भूगोल के जो उपागम के प्रेषक थे वो माइथजेन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर प्रदेश की विशेषता क्या है? तो नगर प्रदेश की विशेषता है वो संकेंद्रण है, क्योंकि नगर में जो होता है वो सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है ग्रामीण के तुलना में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था? तो जीके जिप ने दिया था। गुरुत्व मॉडल किसने दिया था? तो डब्ल्यूएच रैली ने दिया था। स्पर्धा स्थानांतरण मॉडल कौन से वैज्ञानिक ने, कौन से भूगोलवेत्ता ने दिए थे? तो स्टोपर महोदय ने दिए थे। गतिशीलता संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? तो जेलेंस्की महोदय ने दिया था। स्थानांतरण सिद्धांत किसने दिया था? तो स्थानांतरण सिद्धांत एस ली ने दिया था। खंड एवं अस्तर सिद्धांत किसने दिया था? तो गिरफिट टेलर ने दिया था। संकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत किसने दिया था? तो जो संकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत है उसे डब्ल्यू वर्गीस ने दिया था। खंडीय सिद्धांत होमर हार्ड ने दिया था। और जो 40 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त वृद्धि सिद्धांत गैरिसन ने दिया था। बहुकेंद्रीय सिद्धांत जो है वो हाइथरस और उलमैन ने दिया था। केंद्रीय स्थल सिद्धांत जो दिया था वो क्रिस्टालर महोदय ने दिया था। तो ये भी बहुत ही अत्यधिक अधिक महत्वपूर्ण है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भूगोल के। कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन से लेकर जो पर्सनल एग्ज़ाम होते हैं भूगोल विषय के, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट एग्ज़ाम, तो उनमें पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता सांस्कृतिक समरसता एवं एकता है? तो वो पुरवा है, इसका जो राइट आंसर होगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो निहारिका प्रतिरूप में आएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास के किस प्रतिरूप पाए जाते हैं? तो पंखाकार प्रतिरूप पाए जाते हैं नदियों के डेल्टाओं के सहारे जो प्रतिरूप अधिवास यानी निवास स्थान जो लोगों के होते हैं गांव, वो पंखा प्रतिरूप में पाए जाते हैं। अब इधर जनजाति लिखा है और इधर जनजातियां हैं, उनके निवास क्षेत्र हैं। जो वैद्य जनजाति वो श्रीलंका में पाई जाती है। ये क्वेश्चन जरूर हर बार पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। भारत के स्टेट से पूछ लेंगे हम। भारतीय जनजातियों के क्लास को अपलोड कर दिए हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। उससे कम से कम हर वर्ष 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम भी बीए द्वितीय सेमेस्टर में थे तो काफ़ी क्वेश्चन जनजातियों से पूछे जाते थे, तब हमको नहीं पता था कितना इम्पोर्टेंट था जनजातियों को पढ़ना। तो या अपने देश की जनजातियां हैं या विदेश की या विश्व की जो जनजातियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हर एग्ज़ाम के लिए।
तो जो बेद्या जनजाति है वो श्रीलंका में पाई जाती है। जो सेमांग है वो मलेशिया में इनका निवास स्थान है। जो बेल्स है वो बेल्स क्षेत्र यूरोप में पाई जाती है। एटाज जनजातियाँ जो है वो फिलीपींस में पाई जाती हैं। क्रैकर जनजातियाँ जॉर्जिया में पाई जाती हैं, यूएसए में। टोडा जनजाति जो भारत में नीलगिरी के पहाड़ियों पर पाई जाती है। टोडा जनजाति जो है वो बहुपति प्रथा का वहाँ पर अधिक महत्व है। जैसे एक स्त्री कई पतियों से शादी कर सकती है, बहुपति प्रथा है वहाँ पर। जो टोडा जनजातियों में है बहुपति प्रथा है, यानी एक पत्नी कई पति से शादी कर सकती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सड़क के किनारे स्थित अधिवास का प्रतिरूप क्या होगा? तो सड़क के किनारे स्थित अधिवास का प्रतिरूप होगा वो रेखीय होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिवास का प्रकार है? तो प्रकीर्ण अधिवास का प्रकार है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत। हम जल्दी जल्दी इसलिए क्वेश्चन को कर रहे हैं कि काफ़ी क्वेश्चन हैं, जिससे हम इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक में है। तो जिससे आप क्लासें देखकर इसको 1 या 2 बार देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये, क्योंकि ये हमेशा पूछे जाते हैं। इससे बाहर कहाँ से आएंगे, हर यूनिट से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में स्वाधीनता के बाद ग्रामीण विकास के लिए प्रथम योजना किस स्तर पर बनाई गई? तो पंचायती स्तर पर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गाँव से नगर गाँव से मुख्यतः किस संदर्भ में भिन्न है? तो जो नगर में है वो और गाँव में जो भिन्नता है वो स्थल पर कार्य के माध्यम से अलग हैं एक दूसरे से। नगर में जो हैं वो सर्विस और व्यापारी लोग हैं, वही गाँव में जो हैं वो कृषक किसान लोग हैं, मजदूर लोग रहते हैं। तो ये कार्य के आधार पर अलग करते हैं नगर और गाँव को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ग्रामीण अधिवास में किस प्रकार के व्यवसाय का प्रधान है? तो प्राथमिक व्यवसाय कृषि करना, पशुपालन, ये सब जो है प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। ज्यामितीय आकार से भारत के ग्रामीण अधिवास में कौन सी सर्वाधिक मिलता है? तो क्या मिलता है? तो आकृति सर्वाधिक मिलती है, तो आयताकार आकृति मिलती है गाँव में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्योंकि ये हर यूनिट से लिया गया क्वेश्चन है, भयभीत ना होइए आप लोग। ग्रामीण जनसंख्या घनत्व ये अधिवास भूगोल का टॉपिक है, जो मानव भूगोल में अधिवास जो टॉपिक है, सेटलमेंट जियोग्राफी, उसका ये टॉपिक है। तो ग्रामीण जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है तो दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के मध्य अंतर स्थापित करिए। तो कार्य के आधार पर होता है, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, गांव एवं नगर में किस प्रकार का भेदभाव या अंतर पाया जाता है? तो कार्य के आधार पर एक दूसरे को अलग किया जाता है। अगर आप लोग भारत भूगोल का संपूर्ण क्लास देखना चाहते हैं नोट्स के माध्यम से, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हम संपूर्ण भारत को कवर कर लिए हैं। तो आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए भी हैं और नोट्स के माध्यम से समझाए हैं, जो खुद का नोट्स बनाए हैं। आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको भारत भूगोल कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा और नोट्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं कहीं एक वीडियो इस क्लास से इस चैनल पर पढ़े तो दूसरे क्लास उस पढ़े, तो हम प्लेलिस्ट बनाए हैं और पूरे अपने जो नोट्स थे उनको हम प्रोवाइड कराए हैं उस क्लास में। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी क्लासें लाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ग्रामीण बस्तियों का त्रिकोणीय प्रतिरूप आमतौर पर निम्न में से कहाँ विकसित होता है? तो जो त्रिकोणीय होता है वो नदियों के संगम पर होता है, अधिवास, त्रिकोणीय अधिवास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिवास की स्थापना है। तो अधिवास की स्थापना क्या है? धार्मिक सांस्कृतिक कारण हो जाते हैं, राजनीतिक कारण हो जाते हैं, आर्थिक एवं महत्वपूर्ण कार्य। जो अधिवास का स्थापना कैसे होते हैं? जैसे अधिवास जो क्षेत्र होते हैं, लोगों के बसाव के स्थान होते हैं, उन्हें अधिवास कहते हैं। तो अलग हो जाते हैं, क्या कौन से कारण होते हैं? एक समाज के धारा से अलग हो जाते हैं, एक गांव से, तो उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। जैसे धार्मिक कारण हो जाते हैं, जैसे एक धर्म के लोग हैं तो दूसरे धर्म के साथ मिलकर नहीं रहना चाहते हैं, हिंसा को जन्म देते हैं। तो जो कमज़ोर होते हैं या जो लोग अच्छे विचार के होते हैं वो अपना अधिवास अलग बना लेते हैं। उसमें राजनीतिक कारण हो जाते हैं, कुछ राजनीति लोग होते हैं जो कहते हैं ये जनजाति है या ये लोग हैं तो ये ऊंचे हैं नीचे हैं,
ये सब होता है। आर्थिक कारण हो जाते हैं अधिवास के। जो लोग अमीर हो जाते हैं, जिनके पास पैसा अधिक हो जाता है, वो कहीं पर अपना अलग घर बना लेते हैं, जिससे जो पिछड़े लोग होते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं। तो ये सब कारण है अधिवास के निर्माण के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सब जो है वो उपयुक्त सभी कारण हैं। निम्न में से अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न देशों में किसमें एक परंपरागत अधिवास को कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है? तो उसे मलेशिया में अधिवास को कम्युनिटी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नाभिकीय ग्रामीण अधिवास सर्वाधिक पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? तो उच्च मैदानी भूभाग में नाभिकीय ग्रामीण अधिवास पाया जाता है। 16 का जो राइट आंसर है होगा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नाभिकीय ग्रामीण अधिवास सर्वाधिक सामान्य है, तो उच्च मैदानी भागों में, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं ऊपर ही है। क्वेश्चन सेम है। सघन सन्निवेश यानी सघन बसाव पाया जाता है, तो जलोढ़ मैदानी में यानी गंगा के जो मैदानी क्षेत्र में है, उत्तर का विशाल मैदान, वहाँ पर सर्वाधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ मृदा होने के कारण कृषि से वहाँ के लोग का भरण पोषण हो जाता है, रोजगार भी उपलब्ध हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस प्रदेश में विकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं? तो भारत के जो विकीर्ण यानी छितरे जो होते हैं अधिवास है, विरल होते हैं, वो पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सघन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर समतल स्थान नहीं होता है। कहीं पर एक पहाड़ी पर एक मकान या एक झोपड़ी बनी है, तो कहीं दूसरे पहाड़ पर बनी है। तो ऐसे जो होते हैं वो विरल होते हैं, विकीर्ण होते हैं पहाड़ों पर जो अधिवास के क्षेत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेक परिवहन के मार्गों के मिलन स्थल पर निम्न में से किस अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है? तो तारा प्रतिरूप का होता है। जैसे एक मिलन के स्थान पर होगा तो तारा की आकृति के अनुसार यहाँ अधिवास बना है, यहाँ झोपड़ी बना है, पल्ली नगला बस्ती जो बना है, ऐसे ऐसे बने हुए, तो ये जो होते हैं तारा आकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अस्थिर बसाव किन लोगों के होते हैं? तो जो पशुचारी लोग होते हैं, घुमक्कड़ लोग, उनके अस्थिर बसाव होते हैं, क्योंकि वो हमेशा पशुओं के चारा की खोज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ स्थानांतरण करते रहते हैं, जिसके लिए उनका एक स्थान पर रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे जो बंजारा जनजाति हैं, गुज्जर जनजातियां हैं, हिमालय कश्मीर वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो मौसम के अनुसार हिमालय के पार अपने पशुओं को, जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पर ले जाते हैं। फिर इसके बाद में गर्मियों में पहाड़ों पर से घाटी की तरफ ले आते हैं अपने पशुओं को। तो ऐसे इनका अस्थिर बसाव होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ हमको भी सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में अपना थोड़ा सा मदद करिए, जिससे कि हम भी मोटिवेट होकर अच्छी अच्छी क्लासें बनाएं और ज़रूरत लोगों को अच्छे से नोट्स के माध्यम से उनको फ्री उपलब्ध हो कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात करते हुए ना। अगला हम देखते हैं। जलोढ़ मैदानों में निम्न में से अधिवास का कौन सा प्रतिरूप मिलता है? तो जलोढ़ मैदानों में आयताकार प्रतिरूप होता है। जैसे कोई क्षेत्र है तो इसके चारों ओर बस्ती नगर और नगर नहीं, जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती हैं लोगों के रहने का स्थान, वो बने रहते हैं आयताकार रूप में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में किस प्रदेश में अधिवास प्रतिरूप को प्रभावित होता है? भारत में किसी प्रदेश का अधिवास प्रतिरूप प्रभावित किससे होता है? तो जो अधिवास प्रतिरूप है भारत में, वो कृषि पद्धतियों द्वारा प्रभावित होता है। जैसे कृषि पद्धतियों का यहाँ पर मतलब है जो लोगों का रहने का स्थान है। जैसे कृषि कहाँ पर अधिक होती है? जैसे गंगा के मैदान में कृषि अधिक होती है, तो वहाँ पर अधिवास हैं वो सघन है। वहीं पर पहाड़ी क्षेत्रों में जो होते हैं वहाँ पर कम लोगों के लिए जो होती है कृषि योग भूमि होती है, तो वहाँ पर कम जनसंख्या पाई जाती है, कम लोगों की बस्ती एवं सघन कम होते हैं, विरल होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा नगरीय संरचना और संरचना विकास का मॉडल नहीं है? तो नगरीय संरचना और नगरीय संरचना के विकास का मॉडल जो नहीं है वो समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रजाति विश्व की सबसे शुद्ध प्रजाति मानी जाती है? तो निग्रो प्रजाति है, क्योंकि ये जो प्रजातियां हैं
वो माना जाता है कि ये भारत में आने वाली सबसे पहले प्रजाति है, निग्रो या निग्रिटो। इन्हें निग्रो को निग्रिटो भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं? तो निग्रोइड प्रजाति के जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, वो ऊन के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन टू आंसर देख रहे हैं। जो क्वेश्चन समझाने के लायक होता है उसको हम समझा देते हैं अच्छे तरीके से। अब हम क्वेश्चन टू आंसर को ही देखते हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। वैसे आप लोग जब थ्योरी पढ़े होंगे तो इसको अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। ये एक मॉडल के पेपर की तरह है, जो आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसको आप लोग को इनमें से एक जो सही आंसर होगा उसको चुनना होगा, और अपने जो सीट दिया रहेगा उस पर आपको गोले बनाने हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव प्रजाति के जो सर्वप्रथम वर्गीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो जो है लिनायस को जाता है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकोडर्मी शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया गया? तो श्वेत त्वचा एवं गौर वर्ण, यानी जो श्वेत त्वचा के लोग हैं और गोरे लोग हैं उनके लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गिरपिट टेलर महोदय ने मानव प्रजातियों को कितने वर्गों में बांटा है? तो गिरपिट टेलर महोदय ने मानव प्रजातियों को 7 भागों में बांटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगोलार्ड प्रजाति की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है, जो उसे अन्य प्रजातियों से भिन्न करती है? तो मुड़ी हुई तिरछी आंखें जो होती हैं, इनकी जो शारीरिक बनावट है वो अन्य प्रजातियों से भिन्न करती है, जो मुख्य है। बाकी इनके रहन सहन, बोल चाल, भाषा एवं इनके जो संस्कृति हैं वो अलग अलग हर प्रजातियों के होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो प्रजातियों के वर्गीकरण का जो आधार है वो शारीरिक लक्षण है। जैसे किसी का नाक चपटी होते हैं, जबड़े निकले होते हैं, मस्तिष्क जो होता है अल्प विकसित होता है, कान छोटे होते हैं, आगे की ओर जबड़ा निकला रहता है, किसी के कलर गोरा होता है, काला होता है, किसी के बाल घुंघराले होते हैं, किसी के शोल्डर अच्छे होते हैं। तो ये सब जो शारीरिक बनावट है उनके आधार पर प्रजातियों को वर्गीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव प्रजातियों में विभिन्नता उत्पन्न करने वाला कारक क्या है? तो जो मानव प्रजातियों में विभिन्नता उत्पन्न करने वाला कारण है वो सभी हैं। जैसे जलवायु भी मानव प्रजातियों में विभिन्नता उत्पन्न करता है, अंतःग्रंथि स्राव है, और जैविक परिवर्तन है। ये सब जो हैं अंतःग्रंथि स्राव यानी हार्मोन से इनके जो शारीरिक लक्षण हैं वो उनमें बदलाव आते रहते हैं। एसी हैडन ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर किया? तो एसी हैडन ने महोदय ने मानव बालों की विशेषताओं के आधार पर किया है, बालों की विशेषताओं के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मनुष्य का त्वचा का रंग होता है, तो क्या होता है? काले से श्वेत होता है। क्लास लगता है क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। थोड़ा क्वेश्चन हम और देखते हैं, फिर अगली क्लास में हम अपलोड करेंगे इसे, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। कम से कम अगर इस सीरीज को आप देख लेते हैं तो आपका 20 से 25 क्वेश्चन बिल्कुल गारंटी के साथ फंसेंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे कहाँ से, क्योंकि जो ये है वो टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट से है आपके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी ये क्लास आप लोगों के लिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप, सभी के लिए है लगभग सेम सब्जेक्ट, सिलेबस जो है सबका सेम है। तो उसी के माध्यम से हम बता रहे हैं कि सभी के लिए ये आवश्यक क्लास है, महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए हम देखते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मनुष्य का त्वचा कैसे हो जाता है? जैसे हम ग्लोब बनाए अपनी पृथ्वी को, जैसे हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गई, इक्वेटर। फिर उसके बाद में कर्क रेखा हो गई, फिर मकर रेखा हो गई। तो इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, तो यानी हम विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा जो शरीर का रंग है वो गोरा और जो होगा
मनुष्य का त्वचा वो गोरा हो जाएगा। क्योंकि विषुवत रेखा पर आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे लंबवत पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, जिससे वहाँ पर अत्यधिक धूप होने के कारण वहाँ की जलवायु में परिवर्तन होता है और लोग जो होते हैं वो काले होते हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में आप लोग देखे होंगे अफ्रीका के लोग जो युगांडा तंजानिया के लोग हैं वो काफ़ी काले होते हैं। तो यही कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे तरीके से इसे समझे होंगे। इस क्लास में हम व्याख्या इसकी नहीं करेंगे, बस जो समझना है उसे हम समझा दे रहे हैं थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रिफिथ टेलर महोदय द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने बालों की बनावट एवं खोपड़ी के सूचकांक को आधार रखा था मानव प्रजातियों के अलग करने का, वर्गीकरण करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जो प्रजाति काकेसाइड्स प्रजाति के वर्ग से नहीं सम्मिलित है वह कौन सी है? तो मलेनेशियन जो प्रजातियां हैं वो काकेसाइड प्रजातियों से अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले विद्वान में कौन एक नाम गलत है? तो ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जेम्स हटन ने भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्न में से कौन सी प्रजाति बताई है? तो हटन महोदय ने निग्रिटो प्रजाति बताई है, अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्लास का दूसरा पार्ट हम जल्द ही अपलोड कर देंगे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी क्लासें हमने बीए फर्स्ट सेमेस्टर बीए जो सेकंड सेमेस्टर है और बीए सिक्स सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हो रही हैं उनके हम एमसी के माध्यम से हर यूनिट को कवर किए हैं, जो 8 यूनिट होती हैं। तो अभी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हैं, कम से कम 60-70 क्वेश्चन और हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये पीडीएफ कुछ उल्टा भी है तो इसको हम सही कर लेंगे, उसके बाद में क्लास को अपलोड कर देंगे। आप लोगों को अगर यह क्लास थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है तो अपना सुझाव हमें दीजिए और अपना सपोर्ट हमें दीजिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें आप लोगों के लिए। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।